आपने देखा आज राजस्थान को लेकर पिछले 9 दिनों से जारी सस्पेंस पर फुल स्टॉप लगा है। तीनों राज्यों के सीएम के चेहरों का ऐलान हो गया। अगर आप राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्रियों के चेहरे को देखें तो कई बातें कॉमन है। तीनों चेहरे 60 साल से कम उम्र के हैं। तीनों का सफर आम वर्कर से सीएम का है। तीनों को बीजेपी संगठन में काम करने का अनुभव है। आखिर तीन नए चेहरों पर दाव लगाने के पीछे का गणित क्या है, इस रिपोर्ट में समझिए। राजस्थान में भजनलाल शर्मा के नाम ने सबको चौंकाया। पहली बार विधायक बने और बीजेपी ने मुख्यमंत्री का ताज सिर पर सजा दिया। मध्य प्रदेश में मोहन यादव के नाम का ऐलान हुआ तो खुद उन्हें भी यकीन नहीं हुआ। एक साधारण से कार्यकर्ता से मुख्यमंत्री का सफर तय किया। ठीक ऐसे ही छत्तीसगढ़ में आदिवासी समाज से आने वाले विष्णुदेव साय को कमान सौंपकर भारतीय जनता पार्टी ने लोगों को चकित कर दिया। ये तीन नए चेहरे हैं। ये तीनों चेहरे बीजेपी की सेकंड जनरेशन की लीडरशिप है। ये तीनों टीम मोदी के नए चेहरे हैं। पॉलिटिकल अनुभव तो है, लेकिन हमेशा लो प्रोफाइल रहे और बीजेपी संगठन के अनुशासित कार्यकर्ता की तरह काम किया। तो राजस्थान की अपेक्षा है हमसे, भारतीय जनता पार्टी से, हम माननीय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम राजस्थान का पूरी तरह से सर्वांगीण विकास किसी भी क्षेत्र में हो निश्चित रूप से हम पूरा करेंगे। ये मैं आप सभी को विश्वास दिलाता हूं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे जैसे छोटे कार्यकर्ता को एक बड़ी जवाबदारी दी। मैं जवाबदारी की इस बड़े काम को बता सकता हूं कि केवल ये भाजपा ही है जो सामान्य से छोटे से कार्यकर्ताओं को भी इतनी बड़ी जवाबदारी देती है। यही हमारा अपना भाजपा का चरित्र है। भाजपा के इस नए दायित्व के लिए हृदय से आभार भी मानता हूं। विधायक दल सर्वसम्मति से मुझे अपना नेता चुना है और इस अवसर पर मैं बहुत ही आनंदित हूं और ऐसे अवसर में मैं सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी का आभार व्यक्त करना चाहूंगा। राजस्थान में पहले से वसुंधरा राजे थी। उन्हें संगठन और सरकार चलाने का अच्छा खासा अनुभव रहा। ऐसे ही मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान 16.5 साल तक मुख्यमंत्री रहे। उन्हें भी पूरा अनुभव था। अगर बात छत्तीसगढ़ की करें तो यहां भी रमन सिंह कई बार सूबे की बागडोर संभाल चुके थे। लेकिन तीनों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने स्थानीय चेहरों की बजाय नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा, क्योंकि तीनों राज्यों में अगर बीजेपी के स्थानीय चेहरे संगठन के लिए ताकत थे तो दूसरी तरफ लंबे वक्त तक सरकार चलाने की वजह से बोझ भी माने जा रहे थे। 2018 में तीनों के चेहरों पर चुनाव लड़ने का खामियाजा बीजेपी को मिली हार से चुकाना पड़ा था। ऐसे में 2024 से पहले बीजेपी ने स्थानीय चेहरों पर चुनाव लड़ने का जोखिम नहीं उठाया। हर बीजेपी कार्यकर्ता को सलाह दूंगा, आग्रह करूंगा, अब आज से आपको मोदी की गारंटी वाली इस गाड़ी के आगे आगे चलना है। मोदी की गारंटी वाली गाड़ी देश की सफलता की गारंटी बनेगी और ये भी मोदी की गारंटी है। सरल शब्दों में समझे तो तीनों राज्यों में पार्टी के क्षेत्रीय शत्रपों की बजाय मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया। मोदी की गारंटी काम आई और 3 राज्यों में बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिला। कांग्रेस को करारी हार मिली और बीजेपी ने 2024 का ट्रेलर जारी कर दिया। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि आज की इस हैट्रिक ने 24 की हैट्रिक की गारंटी दे दी है। तीन राज्यों में 3 नए चेहरों को कमान दी गई। मतलब ये कि टीम मोदी अपने साथ कोई पुराना बैगेज लेकर नहीं चलना चाहती। अगर आप तीनों चेहरों का बायोडाटा खंगालेंगे तो पता चलेगा कि नई टीम के साथ बीजेपी ने कई निशाने साधे हैं। राजस्थान में भजनलाल शर्मा को चुना गया।
भजनलाल शर्मा को संघ और बीजेपी संगठन दोनों में काम करने का अनुभव है। पहली बार एमएलए बने और संगठन के अंदर भजनलाल की अच्छी पैठ है, यानी सबको साथ लेकर चल सकते हैं। अगर किसी दिग्गज नेता का चयन किया गया होता तो पार्टी के अंदर खेमेबंदी और गुटबाजी से निपटना एक नई चुनौती के द्वार खोल देता। ठीक ऐसे ही मध्य प्रदेश में बीजेपी ने संगठन से जुड़े जमीनी नेता मोहन यादव को चुना। मोहन यादव ने एबीवीपी से छात्र राजनीति से सियासी सफर की शुरुआत की और 2013 में पहली बार विधायक बने, 2018 में दूसरी बार और 2023 में तीसरी बार एमएलए बने। मोहन यादव को 4 दशकों का सियासी अनुभव है। पार्टी के अंदर मोहन यादव की अच्छी पैठ है। अगर बात छत्तीसगढ़ की करें तो कुनकुरी से आने वाले विधायक विष्णुदेव साय आदिवासी समाज से आते हैं। 4 बार सांसद, 2 बार विधायक, केंद्रीय राज्य मंत्री और 3 बार प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। साय की गिनती संघ के करीबी नेताओं में होती है और तो और पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह के बेहद करीबी भी माने जाते हैं। तीनों चेहरों को टाइमलाइन पर रखें तो आपको पता चलेगा कि बीजेपी ने संगठन से जुड़े पुराने कार्यकर्ताओं का चयन किया है। 3 चेहरों ने बीजेपी के साधारण वर्कर से सीएम तक का सफर तय किया है। मतलब बीजेपी ने इन चेहरों को चुनकर परिवारवाद वाली पार्टियों को सीधा संदेश दे दिया। जनादेश ने ये भी साबित किया है कि भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण और परिवारवाद को लेकर देश के भीतर, देश के हर नागरिक के दिल में 0 टॉलरेंस बन रही है। नए चेहरों के साथ बीजेपी ने 2024 को लेकर सोशल इंजीनियरिंग का पूरा खाका खींच दिया है। चाहे आदिवासी समाज हो, दलित समाज हो, अगड़ी जाति हो, तीनों राज्यों में बीजेपी ने ऐसे चेहरों पर दांव लगाया है जो 2024 के चुनाव का मास्टर स्ट्रोक साबित होगा। उत्तर भारत में मोदी के चेहरे में मिली जीत ने 2023 में ही 2024 का रोड मैप सेट कर दिया। आज यही चेहरा विपक्ष के लिए किसी चक्रव्यूह से कम नहीं। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, 2024 में मोदी को चुनौती कौन देगा? मोदी की गारंटी से विपक्ष कैसे निपटेगा? सरकारी योजनाओं के लाभ से कोई ना छूटे, यही हमारा प्रयास है और यही मोदी की गारंटी है। और मोदी की गारंटी का मतलब क्या है? नाना, मोदी की गारंटी का मतलब क्या है? मोदी की गारंटी मतलब हर गारंटी पूरा होने की गारंटी। मोदी की गारंटी के सामने कांग्रेस के तर्कस से निकले 2 तीर बेदम साबित हुए। यानी जनता के सामने चला गया कांग्रेस का दांव पूरी तरह फेल हो गया। नरेंद्र मोदी जी से पूछा कि आप कास्ट सेंसस से डरते क्यों हो? कास्ट सेंसस का डेटा सबके सामने रख दो, जो आपकी सरकार की सच्चाई है आप हिंदुस्तान की जनता को दिखा दो, डरो मत। मगर नहीं, उनके मंत्री कहते हैं हमारे ओबीसी के विधायक हैं, ओबीसी के सांसद हैं और उन्हीं सांसदों से आप लोकसभा में बात करो, वो आपसे कहते हैं कि भैया देखो हमारे से कोई कुछ पूछता नहीं है, हम कुछ बोल नहीं सकते, हमें तो यहां मूर्ति जैसे रखा हुआ है। असली निर्णय हिंदुस्तान के सेक्रेटरी लेते हैं, ब्यूरोक्रेट लेते हैं, नरेंद्र मोदी जी लेते हैं। पहला दांव खेला जातीय जनगणना का। पूरे चुनावी अभियान के दौरान राहुल गांधी ने जातीय जनगणना को लेकर माहौल बनाया, प्रधानमंत्री को घेरा, लेकिन ये दांव नहीं चला। वहीं अदानी का नाम लेकर चला गया दूसरा दांव भी कारगर साबित नहीं हुआ।
जैसे ही रिमोट कंट्रोल दबता है, एक तरफ अदानी जी को बंबई का एयरपोर्ट मिल जाता है, फिर से दबाते हैं, अदानी जी को रेलवेज का कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है, फिर दबाते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर मिल जाता है। तो दो रिमोट कंट्रोल चल रहे हैं। ये हमारा वाला सबके सामने चलता है, बीजेपी दबाती है, पब्लिक सेक्टर प्राइवेटाइज हो जाता है। कांग्रेस के हमले से मोदी की छवि पूरी तरह बेअसर रही। अपने विरोधियों के लिए मोदी ने अब यही संदेश जारी किया है। ये चुनाव नतीजे कांग्रेस और उसके घमंडिया गठबंधन के लिए भी बहुत बड़ा सबक है। सबक यह है कि सिर्फ कुछ परिवारवादियों के मंच पर एक साथ आ जाने से फोटो कितनी अच्छी निकल जाए, देश का भरोसा नहीं जीता जाता। देश की जनता का दिल जीतने के लिए राष्ट्र सेवा का जज्बा होना चाहिए और घमंडिया गठबंधन में रत्ती भर भी वो नजर नहीं आता है। एंटी मोदी टीम का यही इल्जाम है कि बीजेपी की नीति और नीयत दोनों दलित और ओबीसी विरोधी है, लेकिन 3 राज्यों में मुख्यमंत्रियों के नाम का ऐलान कर बीजेपी ने अपनी सोशल इंजीनियरिंग का पूरा फॉर्मूला समझा दिया। लोकतंत्र के हित में मेरी कांग्रेस और उसके साथियों को नम्रतापूर्वक सलाह है, कृपा करके ऐसी राजनीति न करें जो देश विरोधी ताकतों को बल दे, जो देश को बांटना चाहते हैं ऐसे लोगों को मजबूती दे, जो देश को कमजोर करने वाले विचारों को गति दे। दरअसल तीनों राज्यों में मुख्यमंत्री के रूप में नया चेहरा देकर बीजेपी ने 2024 के चुनाव के लिए नई लकीर खींची है। राजस्थान में ब्राह्मण सीएम, सिंधी स्पीकर, क्षत्रिय डिप्टी सीएम और दलित डिप्टी सीएम। मध्य प्रदेश में ओबीसी सीएम, क्षत्रिय स्पीकर, ब्राह्मण और दलित समुदाय से आने वाले नेताओं को डिप्टी सीएम बनाया गया। ठीक ऐसे ही छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री आदिवासी, स्पीकर क्षत्रिय, पिछड़ी और सामान्य वर्ग का डिप्टी सीएम। यानी मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम के नाम का चयन करते वक्त जातीय समीकरणों का पूरा ध्यान रखा है। सबसे बड़ी बात यह है कि हिंदी हार्टलैंड के बड़े राज्य मध्य प्रदेश से यादव के रूप में सीएम देकर बीजेपी ने विपक्ष के जातीय जनगणना के दाव की धार को कुंद करने की कोशिश की है। संदेश यही है कि ओबीसी के खिलाफ नहीं है बीजेपी। अगर बीजेपी की सोशल इंजीनियरिंग को देखें तो 2024 के हिसाब से एकदम फिट नजर आती है, जिसमें अगड़ी, पिछड़ी और दलित से लेकर आदिवासी सब वर्ग शामिल है। आज तक ब्यूरो।